Mr. Varun Goel, serving as a senior resource person in Research Management and Outreach Division of National Institute of Hydrology, Roorkee. Mr. Goel is a communication researcher. He has done his MBA in Information Systems, Master of Science in Electronic Media, and Bachelor of Science in Mass Communication and Video Production. He has more than 8-year experience in development sector. He had implemented projects of United Nations Development Projects, European Union, HSBC, Irish Aid, Japan Water Forum, Charity Water to revive traditional wisdom of rainwater harvesting. Also, he has done work on wash intervention with desert communities of Thar Desert of Western Rajasthan. Prior to this, he was associated with mainstream electronic media for more than 5 years. धन्यवाद विशेष रूप से डॉक्टर बीसी गोयल जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। साथ ही जन स्वास्थ्य हेतु जल विज्ञान विषय के इस वेबिनार के सफल आयोजन हेतु डॉक्टर ज्योति पाटिल जी एवं समस्त टीम को बधाई देना चाहूंगा। इस वेबिनार सीरीज का यह अंतिम व्याख्यान जन स्वास्थ्य हेतु जल विज्ञान विषय पर संचार एवं जागरूकता हेतु अपनाए जाने वाली कार्य योजनाओं के बारे में है। मैं आशा करता हूं कि आज तक के इन 31 व्याख्यानों में इस विषय पर अलग अलग क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार और अपनी समझ को आप तक पहुंचाने का एक सुव्यवस्थित प्रयास किया होगा। निश्चित तौर पर इस विषय और इसकी गंभीरता को समझने में हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। बहरहाल विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं विषय का नाम आपको बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस स्ट्रेटेजीज वाटर फॉर पब्लिक हेल्थ। तो इस जो प्रेजेंटेशन है इसका पहला शब्द है कम्युनिकेशन। तो संचार या कम्युनिकेशन, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि संचार वास्तव में है क्या। वैसे तो संचार की अलग अलग संचार विदों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, किंतु संचार जो है वास्तविकता में इसकी सरलतम जो परिभाषा है हो सकती है कि एक मस्तिष्क के विचारों या भावों को दूसरे मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को हम संचार कह सकते हैं। मुख्य तौर पर इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दो अलग अलग विधाओं में से हम विभाजित कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन से इसका तात्पर्य है जिसमें हमें, जैसा कि नाम से ही लगता है, वर्बल मतलब आप भाषा का प्रयोग करते हैं किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन को करने के लिए, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जो संचार की प्रक्रिया होती तो है, लेकिन उसमें भाषा को यदि हम हटा दें तो उस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन हम इशारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, हाथ के इशारे से, आंख के इशारे से, इस प्रकार के इशारों से भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इन दो प्रकार के कम्युनिकेशन को जानने के बाद आपकी एक जो जिज्ञासा है वो शांत हो गई होगी कि भाषा के बिना संचार हो सकता है, लेकिन बिना संचार के भाषा का कोई मूल्य नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो भाषा संचार प्रक्रिया का एक घटक हो भी सकता है और नहीं भी। रीच स्केल के आधार पर संचार को विभाजित करें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, इसे बहुत ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जो व्यक्ति स्वयं से करता है, ऐसी चीजें जो उसके मन में है कि भाई पुराने समय में इस तरह की घटना करने से ऐसा हुआ था, तो वो पुरानी अपनी समझ से आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको एनालिसिस करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भाग हो सकती है। अब आ जाते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जैसे कि नाम से ही लगता है, दो व्यक्तियों के मध्य का कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने बैठे हुए दो व्यक्ति अगर वार्तालाप कर रहे हैं तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो एक समूह के अंदर होता है। एक सीमित समूह को यदि हम उद्घोषित करते हैं तो हम लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं, तो वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाता है। अब आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन या जनसंचार, तो हम जनता के साथ बहुत बड़े वृहत समूह को यदि संबोधित करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो वो कहलाता है जनसंचार। अब एक बहुत बड़ी जो दुविधा रहती है संचार विदों के मध्य वो रहती है कि ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन को आप सेग्रीगेट कैसे करें। वो भी एक समूह के साथ संचार है और मास भी एक
समूह हो सकता है कि मास जो जन है वो भी एक समूह है। तो इसे हम लोग अलग कर सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर इस उस ग्रुप तक हम सीमित रहते हैं जिसमें हम वन टू वन संवाद एक ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन वही मास कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन इसलिए कहा जाता है कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे एक कमरे में बैठ के हम 5 लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। लेकिन यदि हम लोग एक छत पर जाकर और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को कम्युनिकेट करते हैं तो एक मास कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का कार्य वो लाउड स्पीकर करता है। अब आ जाते हैं हम संचार की प्रक्रियाओं पे। संचार का प्रोसेस क्या है? तो अलग अलग लोग मॉडल जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के वो अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। लेकिन बेसिक मॉडल को हम लोग इसमें समझ लेते हैं जिससे कि आगे की जो हमें स्ट्रेटेजी निर्मित करनी है अवेयरनेस की मास कम्युनिकेशन की, उसको समझने में आसानी। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के घटक होते हैं वो क्या होते हैं? एक होता है सेंडर, है ना। सेंडर या जिसे हम एनकोडर भी कह सकते हैं। अलग अलग, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, संचारविदों ने अलग अलग प्रोसेसेस बताए हैं। किसी ने एनकोडर को संचार प्रक्रिया में सेंडर से अलग किया है, रिसीवर को डिकोडर से अलग किया है, मैसेज को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन हम लोग मोटे तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। सेंडर जो होता है वो एनकोडर भी होता है, मतलब उसके पास जो मैसेज है वो उसको एनकोड करके आगे थ्रू करता है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या क्या कार्य करता है प्रोसेस में? मीडियम। मीडियम क्या होता है? सेंडर जो मैसेज डिलीवर करता है वो एनकोड होकर मीडियम में आता है। अब मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम टेलीविजन हो सकता है, मीडियम रेडियो हो सकता है, मीडियम प्रिंट हो सकता है, मीडियम इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो ये सभी मीडियम की श्रेणी में आएगा कि वो मैसेज जो है रिसीवर तक कैसे डिलीवर होगा। तो मीडियम के थ्रू होगा। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब संचार की प्रक्रिया में सेंडर और रिसीवर के बीच में मीडियम हो गया, ये हो गया एक तरफा कम्युनिकेशन। लेकिन यदि हम उसको दो तरफा बनाना चाहते हैं, मतलब सेंडर ने जो रिसीवर को इंफॉर्मेशन भेजी है वो रिसीवर तक पूरी पहुंची या नहीं पहुंची, रिसीवर उस इंफॉर्मेशन में और क्या चाहता है, क्या सुधार चाहता है, तो वो अपना रिस्पॉन्स या अपना फीडबैक सेंडर को जिन माध्यमों से भेजेगा वो फीडबैक मीडियम कहलाएंगे। और वो फीडबैक जो है वो संचार को दो तरफा बनाने का कार्य करता है। तो किसी भी संचार प्रणाली में, संचार प्रोसेस में फीडबैक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चाहे आप आईसी डेवलपमेंट करें, चाहे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम्युनिकेशन करें, चाहे आप प्रिंट मीडिया के साथ कम्युनिकेशन करें, हर कम्युनिकेटर अपने रिसीवर से एक फीडबैक फॉर्म की या फीडबैक की किसी भी फॉर्म में उम्मीद रखता है। अब आते हैं बैरियर्स। तो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? बैरियर्स देखिए, बैरियर बहुत तरह के हो सकते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं, नॉइज हो सकता है, सिग्नल बैरियर्स हो सकते हैं। आपके रिसीवर का जो सोचने समझने का तरीका है, भाषा का ज्ञान है, भाषा भी एक बैरियर हो सकती है कि सेंडर जो है वो एनकोड कर रहा है किस भाषा में और रिसीवर को वो किस भाषा में जा रही है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि सेंडर ने अपना एक मैसेज मराठी ऑडियंस के लिए एनकोड किया और मराठी भाषा में माध्यम से डिलीवर कर दिया। अब रिसीवर जो उसका है वो मराठी जानने वाला नहीं है, मान लीजिए हिंदी भाषी है, मराठी नहीं समझता है, तो रिसीवर उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक प्रकार का बैरियर हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक बैरियर की हम बात करें तो सेंडर ने माध्यम से रिसीवर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मान लीजिए एक मैसेज सेंड किया है, हिंदी में ही है, रिसीवर भी हिंदी भाषी है। अब मीडियम की जो नॉइज, जो मीडियम बैरियर है वो क्या क्या आ सकते हैं? मीडियम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसमें मीडियम में बैरियर आ सकते हैं। सिग्नल डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, लाइट कट ऑफ हो सकती है, मौसम जैसे डीटीएच से अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो मौसम खराब हो तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आपने स्लॉट बुक किया हुआ है रिसीवर को मैसेज भेजने के लिए, उस समय डीटीएच में कोई खराबी आ जाए, मौसम में खराबी आ जाए, तो मैसेज जो है वो रिसीवर को नहीं पहुंच पाता है और रिसीवर उसको डिकोड भी नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के बैरियर्स को मैकेनिकल बैरियर या नॉइस भी कहते हैं। कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डिजीजेस जो होती हैं, जो बीमारियां होती है, वो भी दो प्रकार की हम लोग कम्युनिकेशन के आधार पर बांट सकते हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस।
तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिल्म के माध्यम से जान लेते हैं। कम्युनिकेबल या जो ऐसी डिजीजेस जिसमें जो हमें लक्षणों के माध्यम से बताती है कि आप बीमार हो गए हैं, तो उस प्रकार की डिजीज को कहते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती है जो साइलेंटली आपको बीमार कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता है अनटिल अनलेस कि आप उसको डायग्नोज नहीं करवा लेते हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से पहले देख लेते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Are diseases that can be spread from one person to another and can cause a large number of people to get sick. They are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, parasites, or toxins. But how are communicable diseases spread? There are two ways communicable diseases can be spread: through direct contact or indirect contact. Direct contact transmission occurs when there is physical contact between an infected person and a susceptible person. Indirect contact transmission occurs when there is no direct human-to-human contact. Infectious diseases are often spread through direct contact. The types of direct contact include the following: person-to-person contact. Infectious diseases are commonly transmitted through person-to-person contact. Transmission occurs when an infected person touches or exchanges body fluids with someone else. This can happen before an infected person is aware of the illness. Sexually transmitted diseases and HIV can be transmitted this way: mother to unborn child. A pregnant woman may pass germs that cause infectious diseases to her unborn baby. Some germs can pass through the placenta. Germs in the vagina can be transmitted to the baby during birth. Droplet spread. The spray of droplets during coughing and sneezing can spread an infectious disease. You can even infect another person through droplets created when you speak. Since droplets fall to the ground within a few feet, this type of transmission requires close proximity. Infectious diseases can also be spread indirectly through the air and other mechanisms. For example, airborne transmission. Some infectious agents can travel long distances and remain suspended in the air for an extended period of time. You can catch some diseases simply by breathing. These are called airborne diseases. You can catch a disease like measles by entering a room after someone with measles has departed. Other diseases that spread through the air are common cold, TB, chickenpox, and mumps. Contaminated objects. Some organisms can live on objects for a short time. If you touch an object, such as a doorknob, soon after an infected person, you might be exposed to infection. Transmission occurs when you touch your mouth, nose, or eyes before thoroughly washing your hands. Germs can also be spread through contaminated blood products and medical supplies. Food and drinking water. Infectious diseases can be transmitted via contaminated food and water. E. coli is often transmitted through improperly handled produce or uncooked meat. Animal-to-person contact. Some infectious diseases can be transmitted from an animal to a person. This can happen when an infected animal bites or scratches you, or when you handle cat waste. Some zoonotic infectious agents are transmitted by insects, especially those that suck blood. These include mosquitoes, fleas, and ticks. The insects become infected when they feed on infected hosts such as birds, animals, and humans. The disease is then transmitted when the insect bites a new host. Malaria, West Nile virus, and tick bite fever are all spread this way. Cardiovascular diseases, diabetes, cancer, and chronic respiratory diseases are known as non-communicable diseases. In recent years, these diseases have increased as a result of population aging, urbanization, globalization, and changes in lifestyles, and they've become the great epidemic of our age.
Non-communicable diseases can largely be prevented by adopting a healthy lifestyle, but to do so requires more than simply personal determination. For example, when wholesome food is more expensive and less available than junk food. When physical activity is a challenge because the parks and recreation areas are not safe or properly equipped. Or when it's hard to quit smoking or drinking because advertising of these products seems to be all around us. That is why laws and regulations are needed to make the healthy choice the easiest choice. Without these laws and regulations, more and more people will develop a non-communicable disease and need lifelong treatment that could ruin them financially. But there's still time to stop this epidemic from growing, and some countries in the Americas have already taken action by, for example, reformulating processed foods to make them healthier, informing consumers about the nutrition content of packaged foods, making more fresh foods available, regulating the sale of junk food in schools, as well as providing free drinking water, increasing taxes on tobacco, alcohol, and sugar-sweetened beverages, facilitating access to quit smoking programs, banning tobacco use in enclosed public spaces, and limiting the advertising of cigarettes, alcohol, and junk food. Creating opportunities for physical activity, including creating recreational bicycle paths and promoting the use of public transportation. Governments should ensure access to health services for its population, including access to early detection of disease, diagnosis, medicines, and treatment provided without discrimination and without undue financial hardship. People should be provided with information and support that empowers them to manage their own health, giving them greater control over their health and contributing to the health of their families. This way, all together, we can stop this terrible epidemic from getting worse and enjoy longer, more productive lives. Healthy public policies and healthy lifestyles are the prescription to prevent and control non-communicable diseases. कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को देख लिया होगा। अब आती है बात वाटर बोर्न डिजीजेस यानी कि जल जनित बीमारियों की। इस पे चर्चा करेंगे, उससे पहले आप इस फिल्म के माध्यम से भी आप इसे समझने का प्रयास करें वाटर बोर्न डिजीज आखिर है क्या। Safe water and sanitation are critical. Without them, life is in crisis. Today, 884 million people have no clean water. 2.6 billion people have nowhere to go to the toilet. Half the hospital beds in developing countries are filled with people suffering from diarrhea caused by dirty water and poor sanitation. Diarrhea is the biggest child killer in Africa. Worldwide, it kills 4,000 children every day, more than AIDS, malaria, and measles combined. 443 million school days are lost every year due to water and sanitation-related diseases. Millions of children waste countless hours collecting dirty water from distant sources. And if schools lack decent private toilets, teenage girls often drop out altogether. This crisis makes progress impossible. And yet there's a huge shortfall in funding. In 1990, 8% of aid was allocated to water and sanitation. By 2009, that had shrunk to just 5.5%. Governments across Africa recently agreed to spend 0.5% of GDP on sanitation. In almost all cases, this promise has not been met. Taps and toilets save lives. They are cheap, simple, and effective. For every dollar you invest in water and sanitation, on average, $8 is returned in better health and increased productivity. That's people well enough to earn a living. That's children carrying satchels instead of jerry cans. That's teenage girls attending schools with decent private toilets. Every day, up to 4,000 children's lives could be saved. All governments can do more to solve the water and sanitation crisis. तो इससे आप जान गए हो कि अधिकांश बीमारियां जल पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होती है और ज्यादातर जल जनित बीमारियां लक्षण वाली या कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होती हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या जिसको कहते हैं वॉश। तो वॉश का कंसेप्ट क्या है? देखिए, जल और स्वच्छता आपस में गुथे हुए हैं। स्वच्छता के अभाव में स्वच्छ जल की कल्पना करें तो हम लोग नहीं कर सकते। सैनिटेशन वैल्यू चेन क्या होती है कि आप फीकल जो है, आपका फीकल स्लग जो है, उसको आप लोग
रिसाइकल करके, ट्रांसपोर्ट करके, रिसाइकल करके, जैसा आप सैनिटेशन वैल्यू चेन में देख सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और उसके बाद में रीयूज या डिस्पोजेबल भी उसका हो सकता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फीकल जो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसके थ्रू एक खाद भी बनती है जिसे सोना खाद कहते हैं। अक्षय कुमार जी की एक फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बाद में उन्होंने एक प्रमोशन किया था और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो खाद है शौचालय से बनने वाली सोना खाद, इसकी ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो कि बायो फर्टिलाइजर होती है, बायो खाद होती है, इससे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, लेकिन ये उपजाऊ होती है, बहुत ही महंगी होती है। तो इसे बनाने की प्रक्रिया से जो है लोग वाकिफ नहीं थे और इस प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं जो इन्फ्लुएंसर करते हैं उसकी भी बात हम आगे करेंगे। वो कैसे ह्यूमन माइंड को अट्रैक्ट करते हैं और किसी भी क्रिएटिव काम में लगाते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए सैनिटेशन वैल्यू चेन जो है हम लोगों ने देख ली है, हम वॉश का कंसेप्ट जो है इस परिभाषा के माध्यम से समझ गए। परिभाषा क्या है? एक समुदाय के सभी लोगों के स्वास्थ्य पर केंद्रित। अब क्योंकि वाटर सबसे पहले है, व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट, तो इसको आप अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से समझ लें, आपको ज्यादा ज्ञान होगा कि जल जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्वच्छता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक समुदाय के सभी लोगों के स्वास्थ्य पर केंद्रित पर्याप्त घरेलू स्वच्छता परिवार को बीमारी से बचाती है और उसकी गुणवत्ता जो है वो आस पड़ोस की स्वच्छता पर भी निर्भर करती है। वो इसलिए भी निर्भर करती है कि यदि आप स्वच्छ होंगे और फिर भी बीमार होंगे तो आपका पड़ोस जो है वो अपेक्षाकृत स्वच्छ नहीं होगा, जहां से बीमारियां जो है अब तक पहुंच रही होंगी। और जो हाइजीन है वो पर्सनल हाइजीन पर केंद्रित है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बीमार होने की संभावना कम होगी। ये देखिए, अब सैनिटेशन एंड हाइजीन को आप इस सर्कल के माध्यम से समझें कि ह्यूमन फीकल जो फीसेस है उसको आप सैनिटेशन, अगर आप ये आप लाइन देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन है आपके पास तो वो फ्लूइड, फील्ड और फ्लाइज तीनों से आपकी बचाव करेगा, आपकी रक्षा करेगा। अगर ये नहीं होगा तो ह्यूमन फेसिस क्या करता है, फ्लूइड भी होता है, फील्ड में त्यागा जाता है और फ्लाइज उसको ट्रांसपोर्ट करती है, और फिंगर आपको पर्सनली अगर आप अपने हाथ साबुन से नहीं धोते हैं तो वो भी सीधे सीधे तौर पर एक बार डेफिकेट करने से ये 4 फैक्टर जो है आ जाते हैं। अगर आपके पास में सैनिटेशन, इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ फीसेस फ्रॉम ह्यूमन कांटेक्ट थ्रू इम्प्रूव डिस्पोजेबल एक्सक्रीटा, तो रेड लाइन आ जाएगी और आप इन 3 चीजों से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आप हाथ नहीं धोंगे, सैनिटेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपके हाथ भी धुल जाए, आप अगर हाथ नहीं धोंगे तो वो फिंगर जो है आपके फूड को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। और यदि ये बैरियर हटा दें सैनिटेशन का तो ये 4 गुना तक बढ़ जाएगा, 4 फैक्टर जो है आपके फूड को दूषित कर लेंगे। अगर आप इसको हटा दें यहाँ से तो ये 4 फैक्टर कैसे करेंगे? फ्लूइड्स जो होंगे, यदि आप यहाँ बैरियर लगा देंगे वाटर क्वालिटी के लिए, यूज ऑफ वाटर फ्री फ्रॉम फीकल कंटामिनेशन, तो फ्लूइड से तो आप फूड गंदा होने का से आपका बच जाएगा। लेकिन फिर भी ये 3 फील्ड्स जो हैं, फील्ड, फ्लाइज एंड फिंगर, ये आपके फूड को कंटेमिनेट करेंगे। इन तीनों से बचने के लिए आपको फिर वाटर क्वालिटी पे बैरियर लगाने का, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, मतलब आप मक्खियों, मतलब खाना ढक के रखें तो मक्खियों से बचेंगे। फिंगर्स जो है आपके आप साबुन से बार बार धोएं तो भी आपका फूड बचेगा। और जो फील्ड है वो भी, वहां से पानी जो बहकर आपके फूड को गंदा ना करें। तो ये सारी चीजें जो है वाटर क्वालिटी बैरियर्स के थ्रू आप रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ से ये सारे बैरियर्स हटा दें, रेड, पर्पल, ग्रीन एंड येलो, तो क्या होगा? तो ये ह्यूमन फीसेस जो है ये फ्लूड, फील्ड, फ्लाइज और फिंगर के माध्यम से आपके फूड को कंटेमिनेट करेंगे। ये फूड दूसरा होस्ट खाएगा और जो बीमारी है जो इस होस्ट से इस होस्ट को लग जाएगी, और फिर यही साइकिल जो है वापस घूमेगा। अगली बार में जो न्यू ह्यूमन होस्ट है ये ह्यूमन फीसिस का काम करेगा और नए होस्ट को बीमारी देगा। तो ये डिजीज साइकिल जो है आप इसके माध्यम से समझें। अब आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर अडॉप्टेशन ऑफ गुड वाटर प्रैक्टिसेस। अब कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे हो सकता है? तो वॉश की जब हम बात करते हैं, CLTS जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं
community-led total sanitation is an innovative methodology for mobilizing community to completely eliminate open defecation. ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने के लिए एक जो टेक्निक अपनाई गई है वो है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, जिसको कैंपेन के फॉर्म में गांव में चलाया जाता है किसी भी गांव में, उसे कहते हैं कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन कैंपेन। अब इस कैंपेन के बहुत से भाग होते हैं, जैसे पीआरए एक्सरसाइज होती है। अब जैसा कि आप टॉपिक में देख सकते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो पहले अवेयर करने से, किसी भी कम्युनिटी को अवेयर करने से पहले उसको इंगेज करना होता है ना। सीधा आप अवेयर करने चाहेंगे तो वो लोग जो है आजकल भाषणबाजी से जो होता है ना परेशान हो जाते हैं कि आप ये समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, है ना। तो जब तक कि चाहे एजुकेशन हो चाहे अवेयरनेस हो, हर चीज में पार्टिसिपेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी होता है। तो उस इन्वॉल्व होने के लिए उनको एंगेज करना पड़ता है किसी भी टास्क के अंदर, जिसे हम लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट या स्टूडेंट एंगेजमेंट या पब्लिक एंगेजमेंट भी कहते हैं। तो गुड वॉश प्रैक्टिसेस के लिए कम्युनिटी को एंगेज कैसे करें, तो कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए उनको किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक एक्सरसाइज होती है रूरल सिस्टम में, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल या पीआरए। तो पीआरए टेक्निक होती है किसी भी इंटरवेंशन से वहां की जो कम्युनिटी है उसको जोड़ने के लिए, जिसमें हम लोग जो है कम्युनिटी के माध्यम से ही उनके ग्राम की रिसोर्स मैपिंग एक पेपर के माध्यम से करवाते हैं। कहाँ पे उनके घर हैं, कहाँ पे उनके वाटर सोर्सेज हैं, कहाँ से पानी जो है बहकर आता है, कहाँ से पॉन्ड का कैचमेंट एरिया कितना है, पॉन्ड कहाँ है, कौन से घर कहाँ है। तो इससे क्या होता है कि मोटे मोटे तौर पे कम्युनिटी जो है प्लानिंग के अंदर इंगेज होना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में जब ये प्लानिंग फेज हो जाता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मैप बन जाता है, तो एक बहुत बड़ा लेखा जोखा हमारे सामने आ जाता है। किसी भी ग्राम में, किसी भी कम्युनिटी में प्लानिंग करने से पूर्व एक फर्स्ट हैंड डेटा हम लोगों को मिल भी जाता है और कम्युनिटी भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंगेज हो जाती है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जब तक हम लोग कम्युनिटी को इंगेज नहीं करेंगे, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। चलिए हमने आपको यहाँ पे पीआरए बताया, एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग जो है सैनिटेशन अवेयरनेस के लिए गांव के लोगों को गांव में ही ट्रांजेक्ट वॉक करवाते हैं। वॉक करवाने से क्या होता है, गांव के लोगों को बताते हैं देखिए यहाँ गंदगी है, ये गंदगी यहाँ से बह के इस घर में आती है। तो जब वो जो ट्रिगरिंग एक्टिविटी होती है वो गांव के लोगों की मानसिकता को बदलने का एक प्रयास करती है। जब वो खुद अपनी आंखों से अपने ग्राम में गंदगी देखते हैं, गंदगी वो रोज देखते हैं, लेकिन नजरिया जो है गंदगी दिखाने का वो उस पर निर्भर करता है जो सीएलटीएस कैंपेन को लीड कर रहा है। इनकी भी कई क्वालिटीज होती हैं, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं अभी कुछ टॉपिक से, नहीं तो ये टॉपिक से हम लोग भटक जाए। तो सीएलटीएस का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वॉश की, जो आसपास के गांव में, आसपास की कम्युनिटीज में अडॉप्ट की गई है, उनको जो हमारी टारगेटेड कम्युनिटी है उन तक पहुंचाने का कार्य करना। इसमें एक्सपोजर विजिट्स भी शामिल है, क्योंकि देखिए एक कम्युनिटी को यदि आप गुड वॉश प्रैक्टिसेस के लिए इंगेज करेंगे तो उनको उसी प्रकार की कम्युनिटी का पड़ोस में किया गया अच्छा कार्य दिखाना बहुत आवश्यक है। अब कैसे एक गांव और दूसरे गांव में कंपटीशन होता है, कैसे एक गांव और दूसरे गांव में एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे, देखिए ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंपटीशन पे भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना डिपेंड करता है। अब कंपटीशन होगा एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच में, तो उसको आप सही वे में ले जाएं, वॉश प्रैक्टिसेस के लिए फॉर्म में ले जाएं कि देखिए उन्होंने टॉयलेट बनाए हैं, वहां बीमारियां कम है, तो आप भी बनवा सकते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव केस स्टडी का एक एग्जाम्पल हो सकता है उन लोगों के लिए, और ये एक सीएलटीएस का भी पार्ट हो सकता है। तो इस तरह के हैं कुछ, ये आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। बाहर से हम लोग जो है डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, स्पेशलिस्ट को बुला सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो ये कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए कुछ हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं सीएलटीएस को लीड करने।
अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट क्या है ना, कम्युनिटी एंगेजमेंट का बेनिफिट क्या हो सकता है पब्लिक हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना, रिस्क रिड्यूस हो सकती है। और ईमानदार संवाद और स्पष्ट जानकारी के प्रावधान के माध्यम से निर्णय लेने में समुदाय के शामिल होने के अधिकार को भी बरकरार रखा जा सकता है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें बढ़ाया जा सकता है। हर तबके के लोग को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, लोअर कास्ट, अपर कास्ट। तो जब ये संगठित रूप से किसी भी प्लानिंग में आ जाते हैं तो उस कम्युनिटी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और वो अपने तय मानकों को पूरा कर लेती है। तो अच्छे संचार, भागीदारी और प्रतिक्रिया के माध्यम से कार्यक्रम की गुणवत्ता को भी मजबूत किया जा सकता है। फीडबैक और प्रभावित समुदायों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम को किसी भी इमरजेंसी के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। सामुदायिक स्वीकृति और आपसी विश्वास कार्यक्रम की गतिविधियों को रेखांकित भी करते हैं, विशेष रूप से असुरक्षित संदर्भों में महत्वपूर्ण है, जैसे कम शक्तिशाली सदस्य जो है उन पर भी हम लोग ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब बात आती है वॉश अवेयरनेस की एक्टिविटी सीएलटीएस के अलावा और क्या क्या हो सकती है। जैसे सीएलटीएस और पीआरए का जिक्र हमने लास्ट स्लाइड में कर ही लिया था। होती है पब्लिक मीटिंग्स, वो आपको मालूम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे नहीं है कि आप गए वहां पे ट्रेनिंग दी, लोगों ने सुना और वापस आ गए। जैसा मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उसमें आप ऑडियंस का फीडबैक जरूर लें। जरूरी नहीं है कि आपकी ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी हो, आपको एक फॉर्म फीडबैक के रूप में भर के दे, ऐसा नहीं है। आप उनसे बातचीत कर कर भी फीडबैक ले सकते हैं। कई लोग जो है, कई जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो बातों बातों में या क्वेश्चन आंसर सेशन में ही अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का फीडबैक ले लेते हैं और अगली बार जो अपना कंटेंट है उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी इंगेज करना, मैंने जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो स्टूडेंट्स को भी यदि आप वॉश के संबंध में प्रैक्टिस दे रही है तो उनको इंगेज करना बहुत जरूरी है। अब फिर वो चाहे कौन छोटी क्लास के हों, बड़ी क्लास के हों, है ना। तो आप जैसा इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हैंड वॉशिंग कैसे की जा सकती है, उसकी प्रैक्टिस जो है ट्रेनर भी दे रहा है और स्टूडेंट उसको साथ ही साथ रिपीट कर रहे हैं। तो ये कुछ उनके लिए नया इनोवेटिव तरीका होता है सीखने का, जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर बच्चों को नहीं सिखाया जाता। तो ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन हो जाता है ना। जैसे हम लोग आईसी में बोलते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन एक नया कंसेप्ट है। आप बच्चों को एंटरटेन करते करते कम्युनिकेट करें और एजुकेट करें। ECE, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसके माध्यम से भी हम बच्चों को, खासकर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी प्रैक्टिसेस दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेडिकल कैंप्स। जैसे आप देखते हैं मेडिकल कैंप्स भी है, अवेयरनेस एक्टिविटीज जो है, कम्युनिटी मेडिसिन यूनिट्स भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। वॉश इंटरवेंशन के लिए आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। हाइजीन मटेरियल प्रिपरेशन प्रैक्टिसेस हैं, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। हाइजीन मटेरियल क्या होता है, आप शैम्पू और सोप मेकिंग बनाने की जैसे यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं कम्युनिटी को। ये ट्रेनिंग उनको हाइजीनिक रखने के लिए तो काम में आती ही आती, कुछ नया भी सिखाती है और कई जगहों पर तो इसे एक लाइवलीहुड के ऑप्शन के तौर पर भी लोगों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया है। तो यदि आप इस तरह के वॉश और सैनिटेशन की इंटरवेंशन को लाइवलीहुड से जोड़ेंगे और डायरेक्टली उसका नतीजा निकलेगा तो लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। बहुत जगह पर रेप्लिकेट भी हो चुका है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हम लोगों को इसमें मिलने प्रारंभ हुए हैं। हैंड वॉशिंग एक्सरसाइज, फिल्म शोज भी हो सकते हैं, जैसे आसपास की जो अब देखिए फिल्म शोज जो होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक तो फिल्म शो का फायदा ये होता है कि आप अपना, एक तो फिल्म शो जो होते हैं वो रूरल एरियाज में गैदरिंग, जो लोगों का इकट्ठा, जो आजकल मिलना जुलना कम हो रहा है, उसको इकट्ठा करने का एक माध्यम है कि भाई फला फला एनजीओ के द्वारा या फला फला संस्थान के द्वारा शाम को एक फिल्म शो का आयोजन किया गया, चलिए हम लोग सभी चलेंगे। तो शाम का समय, जैसे किसानों के लिए शाम का समय मुफीद रहता है, वो अपने खेतों से निकल कर आते हैं, शाम को फ्री रहते हैं। गृहिणियों के लिए जो है दोपहर का समय फ्री होता है ना, जब वो अपने काम काज से फ्री हो जाती हैं। तो ये सारा फिल्म शो
जो होता है वो ऐसे समय में डिजाइन किया जाता है, ऐसे समय में रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, ज्यादा से ज्यादा जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो फ्री रहे, ताकि उस मैसेज को समझने में उसे कोई जल्दबाजी ना हो। तो फिल्म शो के माध्यम से हम रेप्लिकेबल केस स्टडी जो आसपास के गांव की है, आपके पड़ोस के लोगों की है, वो सारी की सारी फिल्मा कर और उनको दिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही मीनिंगफुल इम्पैक्ट जो है माइंड पर छोड़ती है आपकी टारगेट ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि वो लोग जिन्होंने वो गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की होती है वो उन्हीं की कम्युनिटी में से, उन्हीं के एरिया में से हो सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कंपेयर करने में आसानी होती है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग इसे क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो खुद से सवाल करते हैं, अगेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ उनके जहन से निकल कर आता है और वो ट्रिगर होते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। स्पेशली सैनिटेशन या टॉयलेट कंस्ट्रक्शन या टॉयलेट यूज की जो उनकी बिलीव्स हैं उसको लेकर वो लोग टारगेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ सक्सेस स्टोरी, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल अपील्स। ओके, तो जब हम सक्सेस स्टोरीज जो है उसका प्रमोशन करते हैं फिल्म शो के माध्यम से, आईसीस के माध्यम से, जो जो सक्सेस स्टोरीज है, रेप्लिकेबल सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको हम लोग जो है पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के बीच में स्प्रेड करते हैं। तो एक इमोशनल अपील जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक कहावत है, एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर का मैसेज आपको डिलीवर कर देती है देखने से, है ना। तो एक इसमें अगर आप और जोड़े तो एक इमोशनल तस्वीर जो होती है किसी भी मैसेज को कन्वे करती हुई, वो 10,000 शब्दों के बराबर है ना। तो ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं इस समय, इसमें आप देखिए वाटर स्ट्रेस को बताया गया है, वाटर स्ट्रेस बताया गया है कि वाटर स्ट्रेस में डेजर्ट कम्युनिटीज कैसे सरवाइव करती है ना। तो वहां की जो कम्युनिटी है, जैसे बहुत बात हो रही है अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज के ऊपर, है ना। हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज चेंज के आधार पर स्वयं को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, क्या है ना। इन्होंने वाटर मैनेजमेंट सीख लिया है ना, रीयूज ऑफ वाटर, मिनिमल वेस्टेज ऑफ वाटर। आप इस पिक्चर में देखें कि औरत जो है बच्चे को एक परात में नहला रही है और इसी परात के पानी को यूज करेगी और अपनी लाइफ स्टॉक को फीड कराने के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है वाटर मैनेजमेंट जो इस महिला से हमको सीखना चाहिए, और ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है डेजर्ट कम्युनिटीज के अंदर। पर सवाल ये है कि ये सारी कम्युनिटीज जो है जिनको हम लोग देख के करते हैं कि अरे वाह, बहुत ही इनके तो बहुत ही मुश्किल है जीना, इनके तो पानी की बहुत कमी है, ऐसा है। तो जो लोग वाटर रिच एरिया में हैं वो, उन लोगों की सोच रहती है कि इनकी दयनीय स्थिति है बड़ी, और यहाँ बड़ी ही विचित्र स्थिति है, बर्तन भी जो है मिट्टी से धोते हैं, है ना। वाटर मैनेजमेंट इनको इनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज है। पर आप सवाल जो है हमें अपने आप से करना चाहिए कि इन कम्युनिटीज ने जो है वाटर मैनेजमेंट सीख लिया है, कम पानी के साथ रहना सीख लिया है। आप खुद को इमेजिन करके देखिए कि क्या हम लोग इस तरह के वाटर मैनेजमेंट के लिए तैयार हैं। ये सवाल आप खुद से करिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या हम इस तरह का वाटर मैनेजमेंट विरासत में दे जाएंगे। नहीं दे जाएंगे, क्योंकि हम जब तक पानी पूरा खत्म नहीं हो जाता है या हमारे यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेस नहीं आ जाती, हम इस तरह का वाटर मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे। और कोई हमें कह भी नहीं रहा है कि आप इस तरह का वाटर मैनेजमेंट सीखिए, लेकिन इस तस्वीर को आप याद रखिए कि ये वो तस्वीरें हैं जब आज से सालों पहले यहाँ पे नदियां हुआ करती थी, है ना। तो अब आप जब क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे तो कई जगह विश्व में आप देखेंगे कि ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, जहाँ पे बिल्कुल बरसात नहीं होती थी वहां बहुत ज्यादा बरसात होने लगी। हमारे देश की ही बात कर ली, और जहां बहुत ज्यादा बरसात होती थी वहां पे बरसात बिल्कुल कम हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो खतरे में है, चेंज हो रहा है लगातार। तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में जहां हम नदियां, तालाब, झीलें देख रहे हैं वहां हो सकता है डेजर्ट हो जाए, और जहाँ डेजर्ट है वहां नदियां, तालाब, झीलें आ जाए। डिजाइन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को हम लोग समझ लेते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, देखिए वो क्या होता है।
क्लासिक मॉडल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड प्रमोशन का क्या है? जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का जो बुलेट थ्योरी है, जो उसको सिंगल वे बनाती है, वो क्या है? एमिटर्स, या जिसको सोर्स बोलते हैं, वहां पे हम लोगों ने उसको सोर्स बोला था, यहाँ भी हम लोग सोर्स बोलते हैं। क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर? डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, हेल्थ प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। मैसेज वो क्या डिलीवर करेंगे? मैसेज डिलीवर करेंगे डर्टी वाटर बॉयल बिफोर ड्रिंक, मतलब कि गंदा पानी है, आप इसे बॉईल करें और उसके बाद पिए, ये है मैसेज। अब मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? मास मीडिया, फ्लायर्स हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, कई सारे मीडियम उसको डिलीवर करने के मैसेज को हो सकते हैं। फिर आते हैं रिसीवर्स, कौन हो सकते हैं? जनरल पॉपुलेशन और स्पेसिफिक ग्रुप या टारगेट ऑडियंस भी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिक मॉडल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड प्रमोशन। अब देखिए ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले हमें वार्निंग साइन मिलता है कि ओ डर्टी वाटर बॉईल बिफोर यू, तो हम लोग, हमारा प्रेडिक्शन क्या होता है? हम लोग कहते हैं ओ माय गॉड आई विल इल, मतलब अरे भगवान मैं तो बीमार हो जाऊंगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? इससे हमको डर लगता है कि भाई ये वार्निंग साइन जो है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और तुरंत एक्शन लेते हैं। हमेशा पानी को बॉईल करते हैं पानी पीने से पहले, जो कि किसी भी स्ट्रेटेजी का एक अल्टीमेट गोल होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का, कि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाए। तो यहाँ उसका डर के मारे बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दी, इंक्रीज नॉलेज एंड अवेयरनेस, यहाँ पे इसकी जो चिंता है वो उसके नॉलेज को बढ़ा रही है ना, अवेयरनेस को बढ़ा रही है। तो फिर क्या होता है? बिहेवियर चेंज इसका हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ। अब वो हमेशा पानी को बॉईल करता है पीने से पहले। अब कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है? ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो कैसे अलग होता है? देखिए मछलियों का उदाहरण लेते हैं। मछलियां क्या करती है, जब आप उनको बताते हैं कि इस तरह के यहाँ पे जोखिम है या यहाँ पे खतरा है, तो मछलियां जो होती है वो सभी एक ही तरह से खतरे के प्रति रिएक्ट करती है ना, और सारी की सारी मछलियां जो है वो झुंड के साथ में भाग जाती हैं। एक एक तरह का उनका रिएक्शन होता है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है? हम लोग, सभी लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। खतरे के प्रति जो है हम लोग सभी डेंजर के प्रति अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। रिएक्शन जो होता है हमारा, रिएक्ट करने का जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे एक नॉन स्मोकिंग जोन में आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, पर फिर भी वहां एक आदमी खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा है ना। तो जब आप उससे पूछा गया कि भाई आप यहाँ खड़े होकर स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ लिखा होता है, वो बोलता है कि मेरे को ये सोचने के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो देती है ना। तो ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। सिगरेट पीने से किसी की थिंकिंग बेटर हो जाती है, इसके कोई ऐसे साइंटिफिक प्रमाण जो है वो नहीं है। पर फिर भी यदि आप कोई बैड हैबिट है किसी की, तो आप उससे पूछेंगे तो उसका बिहेवियर जो है उसको टालम टोल करने का रहता है, तो आपको अलग अलग तरह के जवाब देता है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो फेल हो गई, और उनके कारण ढूंढने लग जाते हैं कि यार हमने जो साइन बोर्ड लगाया था और ये आदमी फिर भी सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने जैसा आपको बताया, बिहेवियर जो है वार्निंग को लेकर, डेंजर को लेकर, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। तो हम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अदर वे अराउंड सोचने लगते हैं। नॉट इनफ साइंस, वी नीड मोर वार्निंग साइंस। इसका मतलब कि उस आदमी ने साइन नहीं देखा है, हमको और वार्निंग साइंस लगाने की जरूरत है, या उसको साइन विजिबल नहीं हुआ, हमको बड़ा साइन बोर्ड लगाने की जरूरत है ना। या मैसेज हमारा जो है वो क्लियर नहीं है, वी नीड बेटर वर्डिंग्स एंड पिक्चर्स। he cannot read, so we need reading education program for surfers, है ना। कई बेतुकी चीजें जो है हमारे दिमाग में, जहन में आने लगती है ना। he does not know complication well,
So we need more information, mass media campaigns about smoking and related complications. ये सब चीजें जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर अप्लाइड इसलिए नहीं होती है कि ये साइन बोर्ड जो है आदमी देख रहा है, समझ रहा है, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है, पूछे जाने पर आपको जैसा दिखाया जा रहा है वैसे जवाब दे रहा है। तो ये इसका बिहेवियर जो है वो डेंजर को लेकर आम लोगों का होना चाहिए। अब सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन होता क्या है ना, और किसी भी हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना रहता है सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन पर। सबसे पहले उसको जानते हैं इस फिल्म के माध्यम से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। What if you could make a simple change right now that could improve your health or your family's health for years to come? You'd probably make that change today, right? Well, sometimes change isn't that simple. What if this change was the opposite of something you'd always done? And what if everyone else you knew was also doing that same thing? This means you wouldn't just be breaking a habit, you could be breaking a community tradition or a social norm. So how do you get a person to make a behaviour change? And then a community? And then a country? To do that, you need Social and Behaviour Change Communication, or SBCC. SBCC programs use the power of communication to change behaviours by influencing people's knowledge, attitudes and social norms for the better. SBCC is more than just an advertisement or a website. It coordinates messaging across a variety of communication channels, reaching multiple levels of society: the individual, the community, and eventually, policymakers. So people receive the right information at the right time from sources they know and trust. Social and behaviour change communication influences people to make healthier decisions. This can lead to long-lasting impacts on health and well-being. It has been proven to help prevent HIV and AIDS, increase the use of modern family planning methods, promote malaria prevention and treatment, improve child survival rates, and more. That's because SBCC is strategic, systematic, and targeted. SBCC programs are grounded in theory, designed using existing data, and measured to show evidence of their impact. So how does it work? The first step is to define and understand the specific health problem you want to solve. Then, use SBCC theory to frame the design of your program. From there, design communication products with the help of your program partners. Don't forget to get feedback from your target audience. Program activities are then implemented and monitored to see how the audience responds. Finally, data is collected and the program's outcome is analysed against its original objectives. The program can then be adjusted if it isn't turning out as expected. This analysis also helps continuously improve the design and impact of future SBCC programs. And the evidence shows that SBCC programs work. A study of nearly 40 different family planning programs in developing countries shows that SBCC increased the use of modern family planning methods by 8%. That means for every 1 million people the programs reached, 80,000 of them started using modern family planning. That's a lot of healthy communities. But SBCC doesn't just improve health and well-being, it can also save lives. From 1986 to 2006, more than 70 HIV prevention programs used SBCC in Africa, Australia, Central and South America, Europe and the US. These programs led to an 18% increase in condom use across all countries. Social and behaviour change communication can also address issues like Ebola, maternal and newborn health, tobacco cessation and clean water. ठीक है, अब आपने बिहेवियर चेंज को समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? और एक उदाहरण लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन में जो इन्फ्लुएंस का रोल था इन्फ्लुएंसर्स का, वो क्या था? देखिए, बिहेवियर चेंज को आप लोगों ने अभी समझा है फिल्म के माध्यम से कि बिहेवियर चेंज जो होता है वो कोई भी अच्छी आदत को अपनाने में कैसे भूमिका अदा करता है। तो अब जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना करी और स्वच्छ भारत मिशन जो स्वच्छ भारत में जो क्रांति लाए स्वच्छता की,
उसकी नींव रखी। उससे पहले क्या था, टोटल सैनिटेशन कैंपेन या टीएससी करके एक प्रोग्राम चलता था, जिसके माध्यम से हम लोग जो है लोगों को अवेयर करते थे, शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसको लॉन्च करने के पीछे एक बहुत बड़ी, उसको स्ट्रेटेजिकल तरीके से डिजाइन किया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मास मीडिया ने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। अब मास मीडिया में ट्रेडिशनल मीडिया ने तो किया ही किया, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक ने, सोशल मीडिया ने भी एक बहुत बड़ा, जैसा कि आप नाम से ही आपको मालूम प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया मतलब हम ही लोगों के बीच का मीडिया। तो सोशल मीडिया की जो समझ होती है वो हम ही लोगों से शुरू होती है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पे चीजें जो है द्रुत गति से या बहुत तेजी के साथ में फैलती है, क्योंकि वो कम्युनिटी से ही निकले हुए आइडियाज होते हैं, जो कि उसी एक क्लोज कम्युनिटी ग्रुप में या सोशल मीडिया ग्रुप में स्प्रेड होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये जो है स्प्रेड होते हैं, और इनका कंटेंट भी जो है सेल्फ डिजाइन होता है पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, तो वो जल्दी ही अडॉप्ट भी कर लिया जाता है। तो द पावर टू इफेक्ट द परचेसिंग डिसीजन ऑफ अदर बिकॉज ऑफ हिज और हर अथॉरिटी, नॉलेज, पोजीशन और रिलेशनशिप विद हिज और हर ऑडियंस। तो एक एक इन्फ्लुएंसर क्या करता है, एक इन्फ्लुएंसर एक ऐसा रोल मॉडल होता है जो आप अपने जहन में बिठाते हैं कि नहीं मुझे उसके जैसा बनना है। बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे अपना रोल मॉडल किसी को बना देते हैं, मुझे ऐसे डॉक्टर जैसा बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे कल्पना चावला बनना है, मुझे अक्षय कुमार बनना है, मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा बनना है ना। तो ये अपने अपने रोल मॉडल्स जो हैं वो सेट कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल जो है वो एक इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका निभा सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के या जो उनके फैंस है उनके बिहेवियर चेंज को लेकर। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन जी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया के अंदर है, और इसी फैन फॉलोइंग को हमारी जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिजाइन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसको एक पॉजिटिव वे में इस फैन फॉलोइंग को के बिहेवियर चेंज को बदलने का एक रास्ता खोजा। रास्ता क्या खोजा, अमिताभ बच्चन जी को बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर एसपीएम का, और उनसे कहा गया कि आप अपील करें अपने माध्यम से कि आप दरवाजा बंद कैंपेन चलाएं, या आप अपनी बहन बेटियों के लिए शौचालय का निर्माण करें, है ना। आपकी जो बात है वो एक साधारण आदमी की बात से बहुत गुना ज्यादा जो है आपके फैंस को इम्पैक्ट करेगी, और आपके कहने से वो जो है फैंस जो है अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा भी फिल्म बनी थी अक्षय कुमार जी की, काफी हिट हुई थी, वो भी इस एसबीएम की केस स्टडी पर निर्धारित थी। और कुछ बुक्स हैं, जैसे परमेश्वरन अय्यर जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने भी ये किताब लिखी थी, स्वच्छ भारत क्रांति व्यवहार परिवर्तन के 4 स्तंभ, मीन्स बिहेवियर चेंज के 4 पिलर्स। परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित यह बुक थी। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी भी हैं, वो स्वच्छ भारत कैंपेन में जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो सफाई कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो चित्र हैं ये भी हमें स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं ना। कम्युनिटी लेवल पे लोकल लीडर्स हो सकते हैं, विलेज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, सिटी लेवल पे मेयर हो सकते हैं, एमपी एमएलए हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हो सकती हैं जो लोकल सिटी लेवल पे, नेशनल वाइज भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं। तो एसबीएम की सक्सेस का रोल ये था कि इन चारों तरह के जो सक्सेस, जो इन चारों तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको साथ में लेके चला, इंडिविजुअल लेवल टू नेशन वाइड लेवल। इस वजह से एसपीएम प्रोग्राम जो है इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की बदौलत एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल हुआ, और आज इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज का जो प्रोग्राम था उसको सफल बनाने में ये इन्फ्लुएंसर्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, देखिए सिनेमा होता है, ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, पॉडकास्टर्स हो सकते हैं।
अब बैरियर्स की हमने शुरू में भी बात करी थी, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के लिए बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ नॉइस ज्यादा है, पीछे ट्रैक्टर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, कई तरह के डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं, नॉइस हो सकती है, तो ये सब फिजिकल बैरियर्स की श्रेणी में आते हैं। लैंग्वेज क्या हो सकती है, स्लैंग्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल जार्गन्स हो सकते हैं, तो ये लैंग्वेज हो सकती है, जैसे स्लैंग्स का उपयोग जो है हमें आम बोलचाल की भाषा, देखिए कम्युनिकेशन हमेशा जिस टारगेट ऑडियंस के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी आम बोलचाल की भाषा में हो जितना अच्छा है। यदि आप बहुत ज्यादा हिंदी के ज्ञानी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपकी जो हिंदी है वो क्लिष्ट भाव की होनी चाहिए, तो क्लिष्ट हिंदी होगी तो वो उनको समझ में भी बेहतरी से आएगी और वो आपके एक लेवल को भी जस्टिफाई कर सकेंगे कि हाँ ये हमारे लेवल का आदमी है। लेकिन जब आप मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि आपका मैसेज जो है मासेस में किन किन लोगों तक जाएगा, तो जितना साधारण आप भाषा को कर सकते हैं उतनी ही आपकी पहुंच जो है मासेस के बीच में बढ़ जाती है। तो स्लैंग का प्रयोग ना करें, jargons का प्रयोग ना करें, है ना। और फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं बिहेवियर में, जैसे आप किसी ने समझ लिया है कि यार ये तो जो हमें समझा रहा है व्यक्ति ये हमारी उम्र का नहीं है और ये तो इसने इतनी दुनिया नहीं देखी जितनी हम लोगों ने देखी है, तो वो फिजिकल बैरियर्स होते हैं बिहेवियर के, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनके इमोशनल नॉइसेस, है ना, वो पहले से ही मान के बैठ जाते हैं कि इस बंदे की बात तो हमें सुननी ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, है ना, जैसे नहीं, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे पुअर आई साइट्स हैं, आपने कोई स्लोगन दिखा है लेकिन उनकी आई साइट पुअर है, उनको नहीं दिख रहा है, कोई ऐसी आई सी है, आप कुछ बोल के कुछ रेडियो के माध्यम से घोषित कर रहे हैं लेकिन जिसको सुनने में तकलीफ है वो उसको सुन नहीं पाएगा, है ना। स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है आपकी उसमें भी दिक्कत हो सकती है, ये विद इन इंडस्ट्री अगर कोई इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। कल्चरल नॉइस क्या हो सकती है, कल्चरल बैकग्राउंड और एसोसिएट स्टीरियोटाइप भी हो सकते हैं, लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस हो सकता है, एम्बिगिटी एंड ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है, जंपिंग टू कंक्लूजन हो सकता है, तो ये सभी तरह के बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं आईपीसी की, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में सबसे पहला जो कम्युनिकेटर जिससे आप सबसे पहले कम्युनिकेट करते हैं वो होता है डॉक्टर, है ना। सबसे पहले आप जाते हैं वहाँ डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर आपसे जानना चाहता है कि हिस्ट्री क्या है आपकी, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या बीमारी है, तो सबसे पहले वो हिस्ट्री जानता है, हिस्ट्री टॉकिंग होती है इसके अंतर्गत। उसके बाद होती है चैनलिंग, मतलब कि आप आपको जो बीमारी है अब वो सुनने के बाद में डॉक्टर जो है आपको प्रिवेंटिव केयर जो है आपकी आपकी जो बीमारी है उसकी आपको दवा देता है, उसके बारे में आपको बताता है। उसके बाद में जो है काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत वो आपको परामर्श देता है कि जिस तरह की बीमारी आपको लगी है, जो प्रॉब्लम आपको है, उस वो प्रॉब्लम जो है किस कारण से है और उसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है, जिसको आप काउंसलिंग बोलते हैं। तो ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी में शुरुआत इसकी यहीं से होती है। तो इसके बाद में ही डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक संवाद कायम होता है और पेशेंट जो है वो डॉक्टर को अपनी बात बताता है, डॉक्टर उनकी समस्याओं का निवारण करता है। लेकिन इसमें काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस फेज के अंदर डॉक्टर जो बीमारी हुई है उसके कारणों के बारे में बताता है और कारणों के बाद में वो इस तरह का रिपीटेशन ना करें इसके लिए उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज कैसे आए उसके बारे में बताता है और बिहेवियर चेंज के लिए उसको अग्रेसित करता है ताकि वो गुड प्रैक्टिसेस जो है अपना सके। इसके बाद बात आती है ओवरऑल सोशो इमोशनल कम्युनिकेशन। इमोशनल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपने सुना होगा कि एक कहावत है कि एक तस्वीर जो है 1000 शब्द के बराबर का संदेश आपको देती है, लेकिन यदि वही तस्वीर इमोशनल मैसेज के साथ में डिलीवर की जाती है तो तस्वीर जो है 10,000 शब्दों के बराबर आपको इफेक्ट करती है। तो उसी तरह से आप जब अपना सोशल इमोशनल जब आप अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें किसी भी आईसी को लेकर तो उसमें इमोशनल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, उसको भी आप ध्यान दें। जैसे कि इन फ्लायर्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ बैड हैबिट्स हैं और यदि आप बिहेवियर चेंज के लिए उनको बिहेवियर चेंज के प्रति अगर आप उनको सही ढंग से बताते हैं तो फिर वो उनका बिहेवियर चेंज होता है और वो अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट
कर पाते हैं। और इसके अलावा भी अभी महिला आप देख सकते हैं फ्लायर के अंदर, महिला अपने बच्चे को खाना खिला रही है, उसके हाथ साफ नहीं है, तो ये महिला भी जो है बच्चे को एज ए इन्फ्लुएंसर एक अच्छी हैबिट की तरफ ले जा रही है। कई पपेट शोज जो होते हैं वो भी एक बहुत रोचक जानकारियां देने का एक रोचक तरीका है, जिसे हम सोशल आर्ट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा पोस्टर्स है, चार्ट्स है, फ्लायर्स हैं, पैम्पलेट हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, काफी सारी चीजें जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लाभदायक हो सकती है। अब इफेक्टिव हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लक्षित समूह जो है हमारा, उसका अनुसंधान करें जिससे कि कार्य योजना बनाने में आसानी हो। इसमें समूह की शिक्षा, ज्ञान, आयु, लिंग, समूह, विचार, है ना, इन सब के बारे में माध्यम आप जिस माध्यम से उसको डिलीवर करेंगे मैसेज को, इन सब के अनुसंधान किया जाता है, उसके अनुरूप ही कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। इन सब के अनुसंधान के कुछ रिजल्ट्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों के लिए पारंपरिक ज्ञान, अवधारणाओं, भाषा और प्राथमिकताओं की समझ, स्वास्थ्य साक्षरता, इंटरनेट एक्सेस, मीडिया एक्सपोजर और लक्षित आबादी की सांस्कृतिक क्षमता पर विचार आदि भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। और भी हैं जैसे ब्रोशर, होर्डिंग, समाचार पत्र, सार्वजनिक सेवा की घोषणा, टूल केस स्टडी, समूह चर्चा, स्वास्थ्य मेले हो गए, फील्ड ट्रिप हो गई, है ना, मीडिया आउटलेट्स हो गए। इन सबसे भी हम लोग जो है इफेक्टिव हेल्थ कम्युनिकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। अब आती है बात के वैरायटी जो है बिहेवियर चेंज के लिए स्वास्थ्य संचार रणनीतियों का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार को बदलना है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर रिस्क, जोखिम की धारणा बढ़ाएंगे तो आज व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होगा। सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करेंगे तो नकारात्मक व्यवहार जो है अपने आप कम हो जाएगा। सामाजिक मापदंडों को प्रभावित करेंगे तो जो कुरीतियां हैं समाज में वो अपने आप दबा दी जाएंगी। समर्थन और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाएंगे तो नकारात्मकता कम हो जाएगी। व्यक्तियों को उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बदलने या सुधारने के लिए भी सशक्त बना सकते हैं। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आप प्रमोशन कैसे कर सकते हैं वॉश का, तो उसके लिए सबसे पहले मरीजों को उनकी बीमारी और सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अस्पतालों में अलग से सेशन बनाना बहुत जरूरी है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदृढ़ नहीं है विकसित देशों की तुलना में, तो डॉक्टरों के ऊपर काफी जिम्मेवारियां हैं, उनके ऊपर काफी अतिभार है। एक ही डॉक्टर जो है वो ओपीडी के अंदर सैकड़ों पेशेंट्स को रोज देखता है ना। तो काउंसलिंग का जो पार्ट है डॉक्टर का, वो हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं अस्पताल में एक अलग से सेशन बना के, खासकर वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए। तो वहां पे जो है काउंसलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और संभवतः डॉक्टर कोशिश पूरी करते हैं कि कम समय में मरीज को वो समझा पाए, लेकिन समय फिर भी जो है सफिशिएंट नहीं होता है। और इसके लिए कोशिश ये की जानी चाहिए सरकार के माध्यम से कि एक डेडिकेटेड जो है काउंसलिंग सेंटर प्रत्येक हॉस्पिटल में, चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो एम्स हो, हर जगह पे एक डेडिकेटेड जो है काउंसलिंग सेंटर बनाया जाना चाहिए, जहां पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे जो है प्रिवेंशन जो डॉक्टर ने बताया उसके अलावा कई जो बीमारी उनको हुई है उसके बारे में जानकारी दी जाए कि वो क्यों हुई और उससे कैसे बचा जा सकता है, खासकर वाटर बॉर्न डिजीजेस के केसेस में। तो एक अलग सेपरेट सेशन होना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रमोट कर सकती हैं जल संरक्षण के लिए आधारभूत संरचनाएं, जैसे मान लीजिए उस हेल्थ केयर फैसिलिटी की जो वर्षा जल संरक्षण है वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा है, तो वो भी अपनी प्रमोशन जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी का उस पॉइंट पे भी कर सकती है। तो HCF जो होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वो अपने सूखे और बाढ़ के लिए पानी की उपलब्धता पे आपातकालीन उनकी क्या योजना है उसको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। जहां तक पानी का सवाल है, निजी या सरकारी HCF इस बात को भी बढ़ावा दे सकते हैं कि वे आत्मनिर्भर हैं और वर्षा जल संरक्षण करते हैं। इतना वर्षा जल संरक्षण करते हैं या वेस्ट वाटर को रीयूज करते हैं और वो वाटर के लिए सेल्फ सस्टेनेबल है, किसी भी एक्सटर्नल पाइपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वो एक आदर्श व्यवस्था जो है किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए हो सकती है।
अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग जो है हेल्थ केयर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यदि हम लोग स्वास्थ्य के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से माध्यमों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो का पहले बहुत प्रयोग किया जाता था, जब मोबाइल नहीं थे तो किसानों का एक बहुत अच्छा साथी हुआ करता था रेडियो। जब भी वो खेतों में जाया करता था तो रेडियो अपने साथ ले जाया करता था, क्योंकि रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी मॉडल पे काम करता है, उसको किसी भी केबल तार की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो बैटरी ऑपरेटेड होते थे। तो किसान जो है अपने फ्री समय में खेती के बाद में रेडियो को बहुत सुनता था और उस समय रेडियो पे बहुत प्रचार प्रसार किया जाता था। तो धीरे धीरे समय बदला, टेलीविजन आया जिसमें दृश्य भी हो गया, श्रव्य भी हो गया और बिजली भी बढ़ती गई तो टेलीविजन का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। फिर टेलीविजन का प्रयोग किया जाने लगा। फिर न्यूज़पेपर जो थे वो पढ़े लिखों का माध्यम कहलाते थे। न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग के अंदर जो प्रिंटिंग टेक्निक्स है उसमें बदलाव आया, तो अब न्यूज़पेपर में भी इंफोग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग जो है पढ़े लिखे को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी तरह फ्लायर, ब्रोशर्स भी है, इंटरनेट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है रोल, क्योंकि अब हर व्यक्ति के हाथ। एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया अ गेम चेंजर। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडियम हो सकते हैं, तो उसमें एक इंटरनेट का ऑप्शन था। इंटरनेट जो तेज़ी से बढ़ा है देश में, उसके बाद में एक उभरता हुआ मीडिया जो सबके सामने आया वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है एक्चुअली? सोशल मीडिया जो है वो लोगों के द्वारा बनाए गए कंटेंट और लोगों के लिए बनाए गए कंटेंट के आधार पर कार्य करता है ना। तो सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं करता है या इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करता है। तो सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि हर आदमी जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंसी जो पहले ट्रेडिशनल मीडिया में हमारी होती थी कि हम टेलीविज़न पे डिपेंडेंट है या इन्फॉर्मेशन के लिए हम रेडियो पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया के इस सिनेरियो में हर व्यक्ति जो है कम्युनिकेटर हो गया है और हर व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी पावर है जो सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को दे दी है। तो सोशल मीडिया अब इसकी जो अब अगर आप रेफ़र करें तो सोशल मीडिया रेफर्स टू द मीन्स ऑफ इंटरेक्शंस among people in which they create, share or exchange information and ideas in virtual communication and networks। ठीक है, अब इसके बाद में सोशल मीडिया भी एक ही तरह का नहीं है, अलग अलग तरह का है। सोशल मीडिया में आप जैसे देखें कि जो टूल्स और प्लेटफॉर्म हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लॉग्स हो सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वीमो है, व्हाट्सएप है। तो कुछ सोशल मीडिया चैनल्स के एग्जांपल मैंने आपको, प्लेटफॉर्म के एग्जांपल्स आपको बताए हैं। अब हर प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर अलग अलग है। जैसे ब्लॉग्स हैं तो कोई स्पेशलिस्ट हैं या कोई उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है पकड़ रखते हैं, वो लोग अपने ब्लॉग्स लिखा करते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, एक और इसका परिशोधित रूप आ गया, वो आया है व्लॉग्स, वीडियो लॉग्स, है ना। तो ब्लॉगर्स जो होते थे वो ब्लॉग लिखा करते थे। अब व्लॉगर्स जो हैं वो वीडियो की फॉर्म में हर चीज़ शूट करके और हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो एक नया कंसेप्ट आया, वो है व्लॉग्स। उसके बाद है फेसबुक। तो फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है जिसके माध्यम से हम लोग जो है पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब लोग एक्सचेंज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। अब ट्विटर जो है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। जैसे ब्लॉग्स हैं तो आप बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स होते हैं, पेजेस होते हैं, लोग अपने ब्लॉग्स साइट्स बनाते हैं, कुछ कंपनियां भी अपने ब्लॉग्स लिखती हैं। तो ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, मतलब बहुत छोटा, संक्षिप्त में जिसको अगर ब्लॉग लिखना हो तो वो ट्विटर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद यूट्यूब है। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है और वीडियो क्लाउड स्टोरेज भी है ना। मतलब यूट्यूब में आप अपने वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से और अपलोड करके उसको सेव भी रख सकते हैं। तो वीमो भी यूट्यूब का ही, यूट्यूब जैसा ही एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वीडियोस को सेव और शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है वो मोबाइल ऐप बेस्ड एक ऐप है जिसके माध्यम से
प्रत्येक यूज़र जो होता है वो अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल कर ले तो उसके बाद में अपनी इंफॉर्मेशन को वो दूसरे अपने पार्टीज़ के साथ में शेयर कर सकता है। इसके अलावा ग्रुप्स भी इसमें फॉर्म होते हैं, ग्रुप भी क्रिएट होते हैं। अब ये जो सारे पॉपुलर मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए, ये समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं। जैसे फेसबुक है तो पहले इसमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, अब इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड हो गया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो पेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग आपके इवेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना। लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, मैसेंजर्स भी इसके साथ में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने भी अपने आप को चेंज किया है, ग्रुप कॉलिंग्स भी स्टार्ट हो गई है। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये बड़े डायनेमिक होते हैं और जो यूज़र्स की एप्लीकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। अब चूँकि ये प्लेटफॉर्म्स जो है ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सभी प्लेटफॉर्म्स को अगर हम लोग क्लासरूम मान लें तो सोशल मीडिया को हम एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती है। सोशल नेटवर्क्स एंड अदर ऑनलाइन मीडिया आर ग्रेट टूल फॉर इंगेजमेंट एंड टू वे कम्युनिकेशन, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही अच्छा साधन है, कॉस्ट इफेक्टिव साधन है, बहुत ही जल्दी इसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो सकता है। पर इसके साथ साथ बट गिवन द नेचर ऑफ दिस टू वे रियल टाइम कम्युनिकेशन देयर इज द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंस रिस्क एसोसिएटेड विद इनअप्रोप्रिएट यूजेस। तो अब बात आती है कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। देखिए पहले के ज़माने में अगर आपको मालूम हो तो हम लोग एक क्लोज ग्रुप में गेम खेला करते थे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का। एक बच्चे के कान में कुछ मैसेज देता था, फिर वो बच्चा पास करता था उसको, फिर वो बच्चा दूसरे को पास करता था, और ऐसे ही ग्रुप में जब वापस जिसने मैसेज रिलीज़ किया था सेंडर ने, उसके पास जब वो वापस मैसेज आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, उस इंटैक्ट फॉर्म में वो नहीं पहुंच पाता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि कई तरह की नॉइज़ जो है वो पास करती है हर व्यक्ति को। जब आप मैसेज पास करते हैं तो कई तरह की नॉइज़ होती है, उसका खुद का बिहेवियर होता है, उसकी सुनने की क्षमता होती है, आसपास का डिस्टर्बेंस होता है, तो वो जो है मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया भी जो है एक से दूसरे में अगर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो कई व्यक्ति उसमें कुछ छेड़खानी भी कर देते हैं, कई लोग कुछ कंटेंट भी क्रिएट कर देते हैं, तो उसकी ट्रैकिंग जो है वो बड़ी मुश्किल होती है कि आपका मैसेज जो है वो किस एंड पे मैनिपुलेट हुआ है। तो टेल एंड यूज़र जो है उसके पास में हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में नहीं गई हो जो फॉर्म में आप डिलीवर करना चाह रहे हो, है ना, और कुछ मैनिपुलेशन हो गया है तो किस एंड पे हुआ है वो भी हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि जो सोर्स क्रिएटर है उसकी आइडेंटिटी और जो सोर्स मैनिपुलेटर है उसकी आइडेंटिटी पता करना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है अनटिल अनलेस कि वो उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर ना हो। अब इसके बाद में कुछ बचा नहीं है आपको बताने के लिए, तो धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे समय दिया, आपने सुना, उसके लिए। इस पूरी प्रेजेंटेशन के लिए यदि आपके कोई सवाल है, आप कोई फीडबैक है, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी hydrologyforpeople@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी व्याख्यान श्रृंखला में वेबिनार ऑन वाटर फॉर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सभी लेक्चर्स आप लोगों ने सुने, आपको कैसे लगे ये सभी आप हमें ईमेल के माध्यम से अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम लोग जो हैं अगली बार आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में एक दूसरे विषय पर इसी तरह की व्याख्यान श्रृंखला को आयोजित कर सकें और आप तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।